excited coming to Moscow. Well, we're certainly aware of the trip. We've communicated to Pakistan our position regarding Russia's further renewed invasion of Ukraine, and we have briefed them on our efforts to pursue diplomacy over war. हम लोग तारीख के एक बहुत ही अहम बाब का हिस्सा बन गए हैं. We would like to invite the members of Russian business community to Pakistan. Please do come. We want to open up our country to Russian businesses. हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया. हमें इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं. कुछ भी हम जो भी हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं. ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं. कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की. 3000 के लगभग हमारे स्टूडेंट्स हैं. उनका बाहिफाजत अपने घरों को लौटाना जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है. जो मरकजी मुलजिम था उसको सजाए मौत हुई है और 2 और मुलजिमान हैं उनको भी सजा हुई है. दुनिया भर में अमन सलामती, मौशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे समेत माहौल की बेहतरी के लिए इकदाम करने के दावेदार रवा साल के आगाज को एक नई जंग से भी ना रोक पाए. मशरकी यूरोप में वाक़ मुल्क यूक्रेन रूस के हमले की जद में है. इब्तदाई तौर पर यूक्रेन की जानिब से रूसी तैयारे गिराने और फौजियों को मारने के दावे किए गए थे, जिनकी रूस की जानिब से तरदीद भी सामने आ गई थी. ताज़ा तरीन पेशरफ्त ने रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में अहम फौजी एयरबेस पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन की मतरूका एटमी तंसीबात की साइट चेर्नोबिल प्लांट पर भी रूसी कब्जे की इतलात है. यह प्लांट रूस के लिए अपने हिमायती बेलारूस के रास्ते कीव तक मुकम्मल रसाई का मुख्तसर तरीन रास्ता भी है. यूक्रेन की हिमायत में अमेरिका समेत नेटो ममालिक की जानिब से रूस की जारियत के खिलाफ मुजम्मती बयानात तो सामने आ रहे हैं, लेकिन रूस के दिफा में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत के इम्कान की तरदीद ने यूक्रेन के लिए आलमी ताकतों की इमदाद पर सवालिया निशान लगा दिया है. अमेरिका ने इस जारियत के जवाब में रूस पर मौशी, एरोस्पेस और दिफाई सेक्टर में टेक्नोलॉजी तक रसाई समेत दीगर सख्त पाबंदियां तो आयद कर दी हैं, लेकिन इन पाबंदियों के मौसर होने और यूक्रेन की अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से वाबस्ता उम्मीदों के मुताबिक होने पर सवालात उठाए जा रहे हैं. And their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. यूक्रेन रूस तनाज़े को समझने के लिए आज से 3 दहाइयां पीछे जाने की जरूरत है. यह साल है 1990, जब तकरीबन 4 दहाइयां तवील सर्द जंग का इख्तिताम सोवियत यूनियन के खात्मे के साथ मुकम्मल हो रहा था. उसी वक्त यूक्रेन ने 1920 में इनकलाब रूस के बाद से अपने सोवियत यूनियन में सफर को खत्म करके अपनी खुद मुख्तार पहचान के लिए कोशिशें शुरू कर दी और अगस्त 1991 को अपनी आजाद हैसियत का ऐलान कर दिया. सर्द जंग का खात्मा हो गया, यूक्रेन आजाद मुल्क के तौर पर सामने आ गया, लेकिन दुनिया के 2 बड़े मौशी ब्लॉक्स कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के दरमियान अदम एतमाद, सिक्योरिटी डिलेमा फिर भी बरकरार रहा. रूस पर सोवियत यूनियन के खात्मे के जख्म ताजा रहे और अमेरिका समेत इत्तेहादियों के लिए भी रूस की अपनी बिखरी ताकत को बहाल रखने की कोशिशों पर नजर रखना जरूरी हो गया. इस मकसद के लिए यूक्रेन की सरहद से मुंसलिक मॉस्को के ज़रिए असर लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और इस्टोनिया को नेटो में शामिल कर लिया गया और यहां नेटो अफवाज तैनात करके रूस की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखी जाने लगी. We proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. रूस और यूक्रेन तनाज़े को समझने के लिए नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को भी जानना जरूरी है. 1949 में सोवियत यूनियन की ताकत के खात्मे के लिए अमेरिका की जानिब से यह इत्तेहाद कायम किया गया था. इसके बानी अरकान में अमेरिका, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं. इस इत्तेहाद के कयाम का बुनियादी मकसद सोवियत यूनियन के खतरे से शिमाली ओकियानूस यानी नॉर्थ अटलांटिक रीजन को बचाना था और इस अज़्म का इजहार किया गया कि किसी भी एक नेटो मुल्क पर हमला तमाम नेटो ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा.
We're signing here today is evidence of the path they will follow. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. रूस और यूक्रेन के हालिया तनाज़ी की वजूहात में से एक वजह यूक्रेन के नेटो में शमूलियत के इम्कान की रूस की मुखालिफत है। रूस की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जब सर्द जंग का इख्तिताम हो चुका है तो नेटो इत्तेहाद अपनी अफादियत खो बैठा है। ऐसे में नेटो को मजीद तौसी देना और रूस के सरहदी ममालिक को इसमें शामिल करना दोबारा से किसी सर्द जंग को हवा देने के मुतरादिफ है। 2013 में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज की एक शदीद लहर का आगाज उस वक्त हुआ जब रूस के हम ख्याल समझे जाने वाले यूक्रेनी सदर विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। यह अवामी एहतजाज, जिसे रूस की जानिब से अमेरिका के हिमायती बागियों का एहतजाज करार दिया गया, 2014 में यानुकोविच की हुकूमत के खात्मे पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद रूस की जानिब से यूक्रेनी इलाके क्रीमिया पर फौजी यलगार के बाद कब्जा कर लिया गया और यूं यूक्रेन के शिमाली इलाकों में एक और नई खाना जंगी के दौर का आगाज कर दिया गया। उस वक्त भी अमेरिका और इत्तेहादियों की जानिब से रूस की क्रीमिया पर फौज कशी के इक़दाम की शदीद मसम्मत की गई और यूक्रेन का साथ देने का ऐलान करते हुए रूस को आलमी सतह पर तनहा करने के साथ साथ पाबंदियां आयद करने के फैसले भी किए गए। The United States has mobilized the international community in support of Ukraine to isolate Russia for its actions and to reassure our allies and partners. We saw this international unity again over the weekend when Russia stood alone in the UN Security Council defending its actions in Crimea. यूक्रेन रूस कशीदगी की यही सूरत हाल चलती रही जो रवां साल में जंग की सूरत इख्तियार कर गई। रूस की जानिब से यूक्रेन से आज़ादी का दावा करने वाली खुद साख्ता खुद मुख्तार रियासतों डोनेट्स्क और लुहांस्क को तस्लीम करने के ऐलान ने दुनिया पर रूस के अज़ाइम मजीद वाज़ेह कर दी है। Необходимо принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. जिसके बाद बिलाखिर 24 फरवरी 2022 को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूसी सदर की जानिब से कहा गया है कि यह जंग यूक्रेन से रूस के लिए खतरा बनने वाले तमाम अनासर के खात्मे के लिए लड़ी जा रही है और यूक्रेनी फौजों को हथियार फेंकने का बारहा कहा जा रहा है। मगर जंग जब भी छिड़ती है बेगुनाहों के खून, जख्मियों की चीखों पुकार, खौफ की फजा और बारूद की ना मिटने वाली बदबू के देर पा असरात छोड़ जाती है। यूक्रेन रूस तनाज़े ने आलमी मार्केट में तेल, सोने और ज़रूरी अजनास की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। जंगों को मसाइल का हल करार देने वाले इंसानियत की बात कब करेंगे, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के इसी तनाज़े के हवाले से और इस तनाज़े में जो एक बड़ा मसला सामने आया है वो है यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात जो वहां पर पढ़ाई के लिए गए और अब इस यूक्रेन में जो जंग का आगाज किया गया रूस की जानिब से उसकी वजह से यूक्रेन में फंस चुके हैं। तलबा वहां पर परेशानी का शिकार हैं, उनके वालिदैन यहां पर परेशान हैं। इस तरह के कुछ तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और किस हद तक उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है, हम चाहेंगे कि उनसे हम बात कर लें। हमें अपना नाम भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस हद तक आपको फैसिलिटेट किया गया, किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं आप। मेरा नाम साम जाहिद है, मैं नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, MD कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो हूँ ना इस वक्त मैं हूँ ये खाकिब के अंदर है कोई प्रिंस, ठीक है। तो हमें मतलब एम्बेसी की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन हमें ये कहा गया था कि ट्रेन वगैरह इधर आएगी। तो ट्रेन वगैरह आएगी तकरीबन 3:10 पे। तो हम लोग 3 बजे इधर आके पहुँच गए थे। तो अभी एटलीस्ट 1 आवर हो गया, तो 1 आवर से इधर ही खड़े हुए हैं -1 सेल्सियस। तो काफ़ी वैसे मुश्किलात तो बहुत हैं इधर। अभी जब आप अपनी मतलब एंकरिंग वगैरह कर रहे थे, सारे हालात वगैरह बता रहे, तो अभी भी इधर ना जस्ट नाउ 5 मिनट्स पहले 2-3 वो भी मोटर शेलिंग भी हुई थी। अच्छा, तो इधर खड़े 5-6 आराम। क्या आप हमें मनाजिर भी दिखा सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं? कितने आपकी तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं और कौन सी जगह है जहाँ पर ट्रेन आएगी? अगर आप कैमरा पैन करके हमें वो मनाजिर भी दिखा सके।
नाज़िर एक नज़र दिखाता हूँ। ये ट्रेन जो अभी हम जिसका वेट कर रहे हैं ना, उसने जाना है लवीव। तो अभी जो मुनाजिर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पाकिस्तानी सारे के सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये सारे कर रहे हैं। मतलब कि कुछ कुछ बहुत कुछ रो भी रहे हैं, कुछ बस ऐसी होप हो के बैठे हैं। बाकी अपना क्या कहते हैं, बस ये हमारे हाथ वगैरह आप खुद चेक कर लें, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता क्रॉसनिप भी हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नम भी हो रहे हैं, पाँव वगैरह भी नम हो रहे हैं। तो मतलब बस अल्लाह के हवाले चल रहे हैं हम लोग ऐसे। अब अभी भी आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, कसम से अभी भी आवाज़ें आ रही मोर्टार शेलिंग की काफ़ी ज़्यादा। तो अल्लाह क्या पाकिस्तान एम्बेसी से आपका राब्ता कांस्टेंट है? और अगर खुदा न खास्ता ये ट्रेन अपने टाइम से लेट हो जाती है, मजीद अगर आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, तो क्या शेल्टर का कोई इंतजाम है और क्या कोई खाने पीने का बंदोबस्त है आपके लिए? खाने पीने का बंदोबस्त बहुत कम है, मतलब कि शेल्टर का तो कोई इंतज़ाम नहीं है। मतलब क्या कहते हैं, ये फिर के बस हॉस्टल वगैरह का होप करते हैं कि हॉस्टल वगैरह किसी तरह अगर फर्ज करे अल्लाह ना करे ट्रेन नहीं आती, तो फिर यही होप करेंगे कि हॉस्टल किसी तरह सेफली वापस पहुंच जाएं, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। हालात ख़राब हुए हैं तो हम लोग हॉस्टल से बाहर निकल के ट्रेन स्टेशन पे आए। मतलब यहाँ से तकरीबन हॉस्टल बहुत तकरीबन 30 मिनट तक दूर है। तो अल्लाह करे ट्रेन आ जाए तो हम लोग सेफली पहुंच जाएं, वरना अगर ट्रेन ना आई तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अच्छा हसन, ये यूक्रेन और रूस के हालात कशीदा तो कुछ अर्सा पहले से होना शुरू हो चुके थे, क्या पहले आपको कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की गई थी? एम्बेसी की जानिब से भी हिदायत नहीं जारी की गई थी इलाका खाली करने की? एम्बेसी की तरफ से हिदायत पहले तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये हालात ऐसे होना शुरू हुए थे, न्यूज़ वगैरह में आना शुरू हुआ था, मतलब जब एक्चुअल कोई इधर मोटर शेलिंग नहीं थी हुई, हालात वगैरह ऐसे होना शुरू हुए थे, एम्बेसी की तरफ से तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं आया। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, मतलब कि एम्बेसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं आपको चीज़ बताऊँ, अमेरिकन एम्बेसी है, ठीक है, उन्होंने अपने सिटीजन से किया है कॉन्टैक्ट, ठीक है। ब्रिटेन की एम्बेसी ने अपने से किया है, मोरक्कन तक और इंडियन तक ने अपने एम्बेसी वालों से किया है, हिदायत वगैरह दी है कि आप छोड़ जाओ मुल्क या ना छोड़ दो, ठीक है। तो हम लोग पाकिस्तानी एम्बेसी का वेट कर रहे थे कि हमें ज़रा कोई हिदायत वगैरह दें, कोई हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह करें, ऑफिशियली हमें हिदायत दें कि यार आप मुल्क छोड़ दें, किसी और शहर मूव कर दें। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि एयर स्पेसेस बंद हैं और ट्रेन्स वगैरह अब एट द मोमेंट कुछ ऑपरेट कर रही हैं। यही अगर पाक एम्बेसी हमें पहले हमें हिदायत दे देती तो आज हम लोग ऐसे हालात में ना होते। अच्छा हसन, इस वक्त आप जिस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, आपके साथ दीगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ पर सर्दी की शिद्दत इस वक्त कितनी है और आपके पास खाने पीने के स्टॉक की क्या सूरत हाल है? खाने वगैरह की स्टॉक की मतलब थोड़ा बहुत लिया हुआ स्टॉक हमने खाने वगैरह का। ये जो क्या कहते हैं, ब्रेड्स वगैरह हो गई, दूध वगैरह थोड़ा कुछ हो गया। मतलब कि ये है कि हम लोग तकरीबन 4-5 बंदे हैं, तो मैं कहता हूँ कि खाना सिर्फ 1 डे के लिए है बस, वो हमारी अपनी एकोमोडेशन के थ्रू ही है, किसी ने कोई हेल्प नहीं। अच्छा हसन जी बताएं कि क्या आप बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से भी राब्ते में हैं? क्या ऐसे स्टूडेंट्स को आप जानते हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया जा चुका है या जिन्हें एम्बेसी की तरफ से रिलीफ दिया गया है? नहीं, ऐसे मैं किसी एक बंदे को भी नहीं जानता। मेरे वैसे यहाँ पर सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे मैं एक बंदे को भी नहीं जानता जिसको एम्बेसी ने खुद आके अकोमोडेट करवा के इवैक्यूएट कराया। जो भी गए हैं, जो भी पहले भी गए हैं, वो अपने खर्चे पे गए हैं, ठीक है। और एम्बेसी ने मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जब ये हालात ज़रा ऐसा ख़राब होना शुरू हुए थे ना, एम्बेसी ने तब भी हमें कुछ कांटेक्ट नहीं किया। तो अभी भी बस ऐसी है, मतलब ऐसी किया है, मतलब ऐसी इस वक्त आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं? ट्रेन का इंतजार करने को कहा गया है, ये ट्रेन आपको कहाँ तक लेके जाएगी और वहाँ से आगे आपको मजीद क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? मजीद आगे से हमें ना एम्बेसी की तरफ से तो कोई गाइडेंस नहीं मिली हुई हमें। मतलब यही है कि कह रहे हैं कि यहाँ लवीव पहुँचो, यहाँ वो एक और शहर टर्पॉइल क्या करके था, या फिर वहाँ पर पहुँचे। तो अब हमें बस ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेस ये है कि चलो हम लोग पहुँच जाते हैं किसी तरह करके,
तो आगे से हमें क्या एकोमोडेट कुछ किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, या फिर यही ना हो कि हम लोग वहाँ पर पहुंचे और एम्बेसी फिर से पहले की तरह इनएक्टिव हो जाए। ये बस हमें बड़ा खतरा है इस चीज़। ठीक है, अच्छा हसन, आखिर में कोई अपील या कोई रिक्वेस्ट अगर आप हमारे तवज्जो से हमारे प्लेटफॉर्म से करना चाहें, और अपने पेरेंट्स को भी कोई पैगाम अगर पहुंचाना चाहें आप? पेरेंट्स को पैगाम ये पहुंचाना चाहूँगा, अगर वो देख रहे हैं कि मेरे जो हैं पेरेंट्स, ये कहना चाहूँगा कि मामा बाबा आप फिक्र ना करें, आपकी दुआएं वगैरह मेरे साथ इंशाअल्लाह ठीक है। मैं भी दुआ वगैरह कर रहा हूँ, अल्लाह पे भरोसा है। बाकी जहाँ पे होता है कि जहाँ पर लिखी होती है वहाँ पर आनी होती है, तो क्या कहते हैं स्ट्रेस वगैरह को न दें, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे फोत हों तो इनकी राह में शहीद हों, ठीक है। मतलब इल्म हासिल करने गए थे, बाकी इसके अलावा मैं कोई और कुछ नहीं कर रहा। हसन, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं और आपके सेफ एग्जिट के लिए हम सब दुआ गो हैं। आप समेत जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, हम सब दुआ करते हैं कि आपको बाहिफाजत वहाँ से निकाला जाए, ताकि आप जल्द से जल्द अपने मुल्क, अपने वालिदैन के पास वापस आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तानी तलबा के मौक़िफ़ से और सूरत हाल से हमें आगाह करते हैं। यहीं पर हमें ज्वाइन किया है यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर नोएल खोखर ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। यूक्रेन में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, क्या अब तक उन्हें वैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन किया गया है और कितने स्टूडेंट्स को इस वक्त एकोमोडेट किया जा चुका है? पाकिस्तान में कुल 3000 के करीब स्टूडेंट थे, जिसमें हमारी एडवाइस के मुताबिक वो ज़्यादातर एग्ज़िट कर गए हैं। अभी 500-600 स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं, उनको हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं और वैक्यूएट करेंगे पोलैंड के थ्रू या हंगरी या रोमानिया के। उन तमाम एम्बेसीज़ के साथ हम राब्ते में हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी राब्ते में हैं। तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हैं, सिर्फ उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मुल्क में जंग हो रही है, साइबर अटैक्स हैं, तो उसकी थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अभी हमने तकरीबन 35 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर में आ गए हैं। इनको हम करेंगे रात को कुछ 40 से 50 स्टूडेंट 2-3 ग्रुप्स में हम पोलैंड की तरफ भेजेंगे और उसके बाद कुछ 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वक्त रास्ते में हैं और 4 स्टूडेंट इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं पोलैंड के लिए। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है। हम इंशाल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से यहाँ से निकालेंगे। इसमें इन स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने में सिर्फ जो डिफ़िकल्टी हुई है, उसके अलावा एम्बेसी ने तमाम फैसिलिटेशन की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नोएल खोखर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। रूस यूक्रेन जंग मजीद कितनी तवालत इख्तियार करेगी, किसी आलमी जंग का पेशखैमा साबित हो सकती है, खित्ते और दुनिया के दीगर तमाम ममालिक के ताल्लुकात पर इसके असरात क्या होंगे, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो हम रूस यूक्रेन जंग के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। अब अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक का जो रद्द-ए-अमल आपने देखा है, क्या उसकी रोशनी में आप समझते हैं कि ये जंग मजीद किसी बड़ी जंग का पेशखैमा सर साबित हो सकती है, या अब सिर्फ ये रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, तनाज़ा तो ये बड़ी जंग नहीं बनेगी, किसी आलमी जंग की तरफ दुनिया नहीं जा रही, बल्कि ये भी अपनी एक जो स्क्रमिश हो रही है या हो चुकी है, इसके बाद इनका भी आपस में डायलॉग के ज़रिए ये इसका हल तलाश करेंगे, क्योंकि रशिया ने दुनिया को ये बता दिया है कि मैं नेटो का मेंबर यूक्रेन को नहीं बनने दूंगा। उसको समझने की ज़रूरत उस पस मंज़र में है कि जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था और मिसाइल में उस वक़्त सोवियत यूनियन ने मिसाइल लगाने की क्यूबा में बात की थी, तो अमेरिका का रिएक्शन क्या आया था जी। इसी तरह अगर ताइवान की तरफ कोई कदम बढ़ाएगा तो चाइना का रिएक्शन क्या आएगा। अगर उनको हक है अपने हकूक़ के दिफा का, तो यूक्रेन का तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है रशिया के साथ, और अगर ये नेटो में चला जाता है तो आर्टिकल 5 के तहत जो नेटो फोर्सेस है, पूरा यूरोप और अमेरिका वो अपनी फोर्सेस यहाँ ला सकते हैं, अपने बेसिस बना सकते हैं, अपने मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकते हैं रशिया के बिल्कुल पड़ोस में। ये चीज़ पुतिन कभी नहीं होने देगा। ये एक मैसेज था जो उसने दिया है बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, लेकिन ये न बड़ी जंग में तब्दील होगा
न इससे मजीद तबाही फैलेगी, बल्कि मुझे लगता ये है कि शायद कल और परसों तक ये आपस में बातचीत करके, क्योंकि यूक्रेन को भी पता चल गया कि उन्होंने जो एक बहुत बड़ी गलती की थी उसका खमियाजा कितना उसे भुगतना पड़ा है, और वो गलती थी अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स उस वक्त तबाह करा देना अमेरिका की खुशनुदी के लिए और अपने आप को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर लेना। और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने दिफा का जो साइकोलॉजिकल बर्डन था या जो फिजिकल बर्डन था वो यूरोप और अमेरिका पे डाल दिया था, जबकि वो रूस के खिलाफ उसका दिफा करने के लिए अमली तौर पर जंग का हिस्सा न बने हैं न आइंदा बनने जा रहे हैं। तो अगर ये क्लियर हो गया यूक्रेन को, तो वो रशिया के साथ कोई बेहतर ताल्लुकात तलाश करने की कोशिश करेगा। अच्छा जनरल साहब, आपने जो जिक्र किया है कि यूक्रेन की गलती ये थी कि वो ओवर डिपेंडेंस का शिकार हो गया था अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पर, और अब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, उन्होंने वाज़ेह कर दिया अमेरिका ने कि वो अपने फौजी तो ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे यूक्रेन के दिफा के लिए। सैंक्शंस जो उन्होंने रूस पर लगाई हैं उनके बारे में बहस हो रही है कि वो इस कदर मजबूत नहीं है जो रूस को दबा सकें या रूस को मजबूर कर सके अपनी फौजी हटाने पर। तो आप समझते हैं कि अब यूक्रेन की आंखें अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से खुली हैं, तब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और बातचीत से मसले का हल करेगा? जी, मैं कुछ ऐसा ही समझता हूँ। तफसीलात चंद दिनों तक बिल्कुल सामने आ जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन का जो इशू, जैसा पहले मैंने बताया कि वो बिल्कुल पड़ोस में बैठा है रशिया के, और रशिया ने एक डिटर्मिनेशन शो किया, क्योंकि जब गोर्बाचोव ने उस वक्त एग्री किया था इस बात के बर्लिन वॉल को गिरा दिया जाए और जर्मनी को मुत्तहिद कर दिया जाए, तो उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी गोर्बाचोव को कि ये जो नई रियासतें आज़ाद हुई हैं, बाल्टिक स्टेट्स, और ये जो उस वक्त यूएसएसआर का हिस्सा थी, ये 8 रियासतें, कि इनको हम नेटो में शामिल नहीं करेंगे और नेटो को ईस्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नेटो ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करता है और जो मेंबर बनना चाहते हैं हम उन्हें बनाएंगे, जिनमें से तकरीबन 3-4 को वो मेंबर बना भी चुके हैं। ठीक है। तो अब वो अगर यूक्रेन की तरफ बढ़ने का इरादा कर रहे थे, तो अब प्रेसिडेंट पुतिन ने डिसाइड किया कि एनफ इज एनफ, अब मैं ये नहीं होने दूंगा। तो अब मुझे लगता ये है कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट बिटवीन यूक्रेन और हो जाएगा, और सैंक्शंस भी टोटल अपाहज कर। देखें, जो यूरोप को गंदम एक्सपोर्ट होती है और जो गैस पाइपलाइन जा रही थी जर्मनी में, 35% एनर्जी की डिपेंडेंस उनकी तकरीबन रशिया के ऊपर है। एग्जैक्टली। तो अगर इस तरह की यूरोप भी नहीं चाहेगा कि उन्हें किसी और कुव्वत से महंगे दामों गैस खरीदनी पड़े, तो वो भी चाहेंगे कि कोई हालात का वाय मीडिया तलाश करते हुए अपना तजारती नुकसान न किया जाए। अच्छा जनरल साहब, सर्द जंग के खात्मे के बाद नेटो की तौसी का मकसद क्या था, और फिर बाल्कन स्टेट्स को उसमें शामिल क्यों किया जाता रहा, और फिर यूक्रेन को भी उसमें शामिल करने की बातचीत क्यों होती रही? इस पर जाहिर है रूस के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अगर ये मान लिया जाए एक लम्हे को कि रूस के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त थे, तो आप क्या समझते हैं कि रूस के पास आलमी अदालतों का या किसी आलमी फोरम का दरवाज़ा खटखटाने का भी रास्ता था जंग पर जाने से पहले? देखिए, नेटो में शमूलियत जो किसी भी सॉवरेन स्टेट की जो वो दिफा लेते हैं कि नेटो की ओपन डोर पॉलिसी है, जो भी रियासतें नेटो का हिस्सा बनना चाहती हैं हम उनको उसमें शामिल करेंगे। दर हकीकत नेटो और वारसा 2 मुआहदे थे जो कोल्ड वार में अपने अपने जो हलीफ थे उनको वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया करते थे। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया और वो रशिया रह गया और बाकी रियासतें अलग हो गईं, तो उस वक्त उसूली तौर पर तो नेटो को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त इन तमाम ममालिक ने, चूंकि ये दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है अमेरिका, और नेटो कंट्रीज मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर अपनी जो फिजिकल धाक है वो बिठा के रखना चाहते हैं, अपनी दिफाई धाक बिठा के रखना चाहते हैं, ताकि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक और मुआशी मफादात हैं उनका दिफा कर सकें। तो उन्होंने नेटो को डिसॉल्व करने की बजाय उसकी एक्सपेंशन को तरजीह दी, जिसको रशिया एज अ थ्रेट व्यू कर रहा है। तो ये है वो एनवायरमेंट जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, जनरल साहब हमारे साथ ही रह गए, यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार रजा रूमी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया रूमी साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा है रूस, अगर ये आम हालात में होता, अगर रूस यूक्रेन तनाज़ा ना होता, ज़ाहिर है तब भी इसकी इंटरनेशनल
सिग्निफिकेंस होती, लेकिन अब जो गैर मामूली हालात पैदा हो गए रूस और यूक्रेन जंग के, उस दौरान वज़ीर आज़म का दौरा है रूस, क्या समझते हैं इसकी आलमी सतह पर क्या अलामती मैसेज जा सकता है? देखिए, इतना बड़ा मैसेज नहीं जाएगा जितना कि उसका, जाहिर बात है पाकिस्तान में तो उस पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। पहले से एक तयशुदा दौरा था और गालिबन नहीं आइडिया था हमारे फॉरेन ऑफिस को भी कि सदर पुतिन एक्चुअली में यूक्रेन पे हमला कर देंगे। वो जिस तरह से ये दौरे तय होते हैं, ये काफ़ी वक्त से पहले इनकी शेड्यूलिंग होती है, लेकिन बहरहाल उसमें जाहिर बात है एक मुश्किल सूरत हाल तो बन गई, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है रूस ने मुख्तलिफ अतराफ से, उसके ऊपर पूरी दुनिया की कॉन्डेमनेशन आई है और खुसूसन जो मगरबी कैंप है उसकी तरफ से तो आपने देखा ही, अभी आप बात भी कर रहे थे उसी के बारे में। और उसमें फिर जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि हमारे जो भी बहुत से माशी मफादात हैं वो वेस्ट से मुंसलिक हैं, और ये इस कैंप में अगर हम बढ़े हैं या बहुत आगे बढ़कर हम उनका साथ दे रहे हैं तो वो वाला जो मगरबी ममालिक हैं वो यकीनन पाकिस्तान से नाराज़ हो सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह देखिए ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका 55 से 60% जो है जो हिस्सा है वो मगरबी ममालिक को जाता है। उसमें यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, बरतानिया शामिल हैं। तकरीबन 12 से 14 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स वहाँ जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी आपने देखा कि IMF की जो किस्त लेनी थी, जो हमने प्रोग्राम साइन करना था, उसमें भी अमेरिका और यूरोप का बड़ा भरपूर हाथ होता है। और तीसरी फिर FATF का मसला है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये इसलिए ये मेरे ख्याल से इस दौरे के थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है, लेकिन ये है कि उसके ऊपर बड़ी बासानी पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है और हकीकत भी यही है कि ये पहले से तयशुदा था। और क्या ये भी बताइएगा, क्या ये बहस होनी चाहिए थी इन द वेरी फर्स्ट प्लेस कि क्या प्राइम मिनिस्टर को दौरा रूस का करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या जब देख लिया कि हालात कशीदा हो गए हैं तो इस दौरे को कॉल ऑफ करवा देना चाहिए था? ये बहस बनती है क्या? जी, बहस तो बिल्कुल बनती है। देखिए, बात यह है कि दौरा तो होना चाहिए था। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है रूस के साथ, अपने ताल्लुकात पिछले 1.5 दिहाई में इम्प्रूव किए हैं, और बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, किसी कैंप के पे इन्हिसार नहीं होना चाहिए, लेकिन माशी तौर पे हम कमज़ोर हैं, इसलिए दफ्तर खारजा को इसका भरपूर जायजा लेना चाहिए था, और उसके जो ऑप्टिक्स होते हैं उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए था कि अगर वाकई में रूस यूक्रेन पे हमला करता है तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि हमारे तो यूक्रेन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे यूक्रेन में जो सफ़ीर हैं, और इससे पहले अगर आपको याद हो पिछले साल मई 2021 में हमारे आर्मी चीफ भी गए थे यूक्रेन। हम उनके साथ असले का भी हमारा जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए वो रहा है, लेन देन रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये आज़ाद खारजा पॉलिसी का यही मकसद होता है कि हम किसी और की जो जंग है या कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम पीस मेकर का काम करें, ना कि हम किसी फरीक का साथ बने। तो बिल्कुल ये बहस पहले होनी चाहिए थी, और ये अफसोस की बात है कि नहीं हुई। अच्छा जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरा रूस की कामयाबी को आप किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे जज कर सकते हैं, और हमें ये समझाइए भी कि किसी भी दौरे की जो कामयाबी है उसे किस बुनियाद पे जज किया जा सकता है, क्योंकि इस दौरे का कोई बाज़ाब्ता एलामिया आया नहीं, लेकिन क्या इस बुनियाद पर कि रूसी सदर पुतिन से 2 से ढाई घंटे मुलाकात हुई, दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकात हुई, इस बुनियाद पर दौरे को कामयाब करार दिया जा सकता है? सर देखें, आप पहले ये देखें कि आज हम जो रशिया की तरफ गए हैं या रशिया हमारी तरफ आ रहा है या हमसे हाथ मिला रहा है, उसकी वजह क्या है? देखें, हमारी एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है इस रीजन में, और रीजन में कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है पहले अफगानिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान से जब कोलिशन फोर्सेस निकल के गई हैं, मेनली नेटो फोर्सेस थी, वो जब निकल के यहाँ से गई हैं तो जो अफगानिस्तान की हालत है, हमें पता है कि अमेरिका ने उनके एसेट्स फ्रीज कर लिए हैं और वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाला है। अगर अफगानिस्तान फिर हालत जंग की तरफ जाता है, अफरा तफरी की तरफ जाता है, वहाँ पे अमन कायम नहीं होता,
तो मुतासर हम भी होंगे, रूस भी होगा, सेंट्रल एशिया भी होगा, और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है और जो सीपेक की फर्दर डेवलपमेंट है, ये पांचों चीजें मुतासर होंगी। ठीक है। अगर ये सब मुल्क मिल बैठते हैं, चाइना, पाकिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर जो रशिया का इन्फ्लुएंस है, अगर ये 6 कंट्रीज मिल बैठे तो अफगानिस्तान को सहारा देकर पुरअमन बनाने में और वहाँ इस्तेहकाम लाने में एक बहुत बड़ा यकीनी कदम उठाया जा सकता है। तो एक तो इस वजह से ये विजिट बहुत ज़रूरी था। ठीक है। दूसरी बात ये है कि सीपेक जो जिसे हम गेम चेंजर कहते हैं, सॉरी, उसमें कुछ यूं बने हैं कि सीपेक की तरक्की अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। फुल एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल जिसे कहते हैं, पूरे तौर पर उसका जो इस्तेमाल है। अगर यहां से रशिया अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया जाने में कामयाब हो जाता है, तो यूरेशिया, सेंट्रल एशिया और रशिया इसी अफगानिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल करके गवादर और बहरा अरब और इंडियन ओशियन तक आ सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड को इतनी तरक्की मिलेगी, इस एरिया में पूरा रीजन डेवलप होगा, एक मुल्क डेवलप नहीं होगा। तो ये दूसरी वजह थी। तीसरी वजह यह थी कि पाकिस्तान एक एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री है। हमें सबसे सस्ती गैस और तेल ईरान से मिल सकता है, लेकिन अमेरिका लेने नहीं देता क्योंकि ईरान पर पाबंदियां लगी हुई हैं। तो अगर ईरान पर पाबंदियां हैं तो हमें बाकी दरवाजे खटखटाने की जरूरत है, और सबसे सस्ता तेल और गैस पड़ा है सेंट्रल एशिया और रशिया में। अगर वहां से हम गैस और ऑयल पाइपलाइंस लेके अपने एनर्जी की कमी को पूरा करते हैं। चौथी वजह यह थी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट पहले हमारी लीनिंग थी वेस्ट और अमेरिका की तरफ, अब चाइना और सेंट्रल एशिया और यूक्रेन और रशिया, अब यूक्रेन और रशिया जो हैं, हम दोनों में से किसी एक के साथ नहीं खड़े, दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। यहाँ पर जरा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पॉइंट से हम आपके एनालिसिस भी आगे बढ़ाएंगे और रजा रूमी साहब से भी उनका तज्जिया लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। रजा रूमी साहब, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे चीन को देखते हुए कितनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग आपको ये लगती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के रूस के दौरे की और रूस और पाकिस्तान के इन ताल्लुकात के साथ? देखिए, मेरे ख्याल से इनके आपस में कोई इतना डायरेक्ट ताल्लुक एज सच नहीं है। अफगानिस्तान तो अभी उसको स्टेबलाइज होना है और बड़े मराहिल बाकी हैं, बल्कि इस वक्त तो जो सबसे बड़ा मसला वहाँ पे था वो इंसानी जो क्राइसिस बना हुआ था, बल्कि है भी अभी वहाँ पे, जो उनकी पैसे फ्रीज कर लिए अमेरिका ने, फिर उनको हड़प कर लिया, और उसके अलावा उनकी जो इंटरनेशनली उनको रिकग्नाइज करने की बात है। देखिए, रूस ने भी तो अभी उनको रिकग्नाइज नहीं किया और ना ही चीन ने किया, जो कि बहुत तवक्को थी कि दोनों ममालिक आगे बढ़कर तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर लेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब वहाँ पे अफ़गानिस्तान में मामलात आगे बढ़ें और वहाँ के लोगों को रिलीफ मिले। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई इतना, हाँ, लॉन्ग टर्म में शायद देखा यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक बनेगा, क्योंकि रूस की भी ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो। जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे कि ऑयल एंड गैस के जो ज़खायर हैं वस्ती एशिया से जो आगे आने हैं, वो भी अफ़गानिस्तान के थ्रू ही आएंगे। अब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, ग्वादर पोर्ट पहुंचते हैं या दीगर जगहों पे जाते हैं, उसके लिए अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, एक मौसर हुकूमत का होना ज़रूरी है, और वो भी एक पेंडिंग चैलेंज है। दूसरा, जहाँ तक अफ़गानिस्तान में तालिबान का ताल्लुक है, उन्होंने तो हमें तो खुद मुश्किल में डाला हुआ है। TTP के आए दिन यहाँ पे हमले जो हैं वो जारी हैं, और इसके अलावा आपने देखा कि बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप्स जो हैं वो अभी ये भी रिपोर्ट हो रहा था मीडिया में कि वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, और अफगानिस्तान की सॉइल जो है शायद वो इस्तेमाल हो रही है। तो अभी तो हमारे वहाँ पे मामलात भी सेट नहीं हुए, तो अब तो बहुत आगे पहुँच गए हैं।
इन मामलों में। अच्छा, देखिए जनरल साहब से मुझे रूमी साहब, जनरल साहब से मुझे बड़ा क्विक एक कमेंट लेना है, फिर टाइम भी प्रोग्राम का करीब आ चुका है। जनरल साहब, क्विकली ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान का दौरा रूस है, ये भारत के लिए क्यों दिल का दौरा बना हुआ है? वहां से भी बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है इस दौरे के खिलाफ। देखें, भारत ने तो एक तो छोटा टेस्ट तो ये है कि अगर आपका कोई फ़ायदा होगा तो उस पर इंडिया चिल्लाएगा, अगर आपका नुकसान हुआ होता है इस दौरे से तो इंडिया बगलें बजा रहा होता। ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन हम क्यों ये भूल जाते हैं कि देखें इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है। उसके स्ट्रेटेजिक मफादात कन्वर्ज कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वो क्वाड का भी हिस्सा है और इंडो पैसिफिक कमांड में एक कलीदी रोल उसको दिया जा रहा है और स्ट्रेटेजिक मुआहदे अमेरिका के साथ हो रहे हैं। उसने अपना सबसे बड़ा वेपन सिस्टम S-400 रशिया से खरीदा है और वो $125 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, जिसमें $85 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। ठीक है। और फिर उनके साथ चाइना से वो जंग भी लड़ रहा है, तिब्बत के ऊपर क्लेम भी करता है और दुलाई लामा को रख के अपने घर में बैठा हुआ भी है। जनरल साहब, आपके साथ गुफ्तगू बहुत सैर हासिल और बहुत मुस्तफीद हो रही है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे मजबूरन आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ऐलान के बाद।